डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, एफसीएफएस एंड एसजेएफ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैं ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में आपको बता चुकी हूँ, एसजेएफ और एफसीएफएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हर टाइप के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि आपको एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। एंड उसके साथ में जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप साथ में जो आपने लर्निंग मॉड्यूल में नोट्स बनाए होंगे उनको प्लीज निकालिए और साथ में रखें, ताकि आप उनको रेफर कर सके कि हम जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उनको रेफर करना बहुत आसान होगा। तो बेटर है कि जो लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ते वक्त आपने नोट्स बनाए थे उनको आप साथ में रखें। तो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। तो अगर हम बात करें, द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम इन टर्म्स ऑफ द स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। और कुछ पिछले क्वेश्चंस में हमने इस बारे में देखा भी था। तो अगर वेटिंग टाइम की मैं बात करूं, वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम इज द टाइम दैट इज स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन दी रेडी क्यू, जैसा कि हम ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में भी पढ़ चुके हैं और हमने वेटिंग टाइम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा था। तो वेटिंग टाइम क्या होता है? वो टाइम जो प्रोसेसेस स्पेंड करते हैं इन दी रेडी क्यू, क्योंकि रेडी क्यू का मतलब क्या हो गया? वो प्रोसेस वेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इसकी डेफिनेशन और साथ में इसका फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे। फॉर्मूले की मैं बात करूं, वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसको भी आप वहां पे मेंशन करेंगे। बोथ द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट जब आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टर्न अराउंड टाइम की, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम इज द टाइम दैट अ प्रोसेस टेक्स फॉर इट्स कंप्लीशन। So that is the time between the submission and the completion of a task. So that is known as the turnaround time. और अगर टर्न अराउंड टाइम की मैं बात करूं, उसके साथ हम मेंशन करेंगे उसका फॉर्मूला। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मीन्स एक प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ और कब अराइव हुआ था, तो उस बीच का जितना भी टाइम है उस प्रोसेस ने लिया है टू डू दी टास्क। सो दैट इज दी टर्न अराउंड टाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए, जब आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, जब आपके पास ये क्वेश्चन आए, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी है, साथ में आपको फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। तो फॉर्मूला वेटिंग टाइम का हो गया, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हो गया कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और सारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जितनी हम आगे भी पढ़ेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहीं पे याद कर लें। So now we'll see the next question, that is explain the convoy effect। और ये कॉन्वॉय इफेक्ट का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। तो कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता था? हमने देखा था कॉन्वॉय इफेक्ट होता था, सबसे पहली बात है एफसीएफएस एल्गोरिथम में। तो एफसीएफएस एल्गोरिथम का एक डिसएडवांटेज है जिसको हम कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। और कॉन्वॉय इफेक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्वॉय इफेक्ट मीन्स जब छोटी जॉब्स का वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है बिकॉज अ लॉन्गर जॉब। तो एक बड़ी जॉब आई, वो उसको हमने सीपीयू दे दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो छोटी जॉब्स होंगी वो कहीं ना कहीं उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। सो दैट इज नोन एज दी कॉन्वॉय इफेक्ट। और ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। बट जब आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, चाहे ये शॉर्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन है, तो आप इसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर देंगे टू सपोर्ट योर आंसर। तो एग्जामिनेशन में इसको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। So first of all you will give a definition for convoy effect। convoy effect की definition क्या है? When the waiting time of shorter jobs suffer because of a job that is having a higher burst time। So if a process is having huge burst time, it affects
तो इट इज इफेक्टिंग द बर्स्ट टाइम ऑफ स्मॉलर जॉब्स। बट यहाँ पे आपको ये जरूर मेंशन करना है कि कॉन्वॉय इफेक्ट कौन सी एल्गोरिथम में होता है, क्योंकि ये जो आपने जर्नल स्टेटमेंट लिखी है ये बाकी सारी एल्गोरिथम्स के लिए ट्रू नहीं है। बाकी सारी एल्गोरिथम्स इस प्रॉब्लम से डील नहीं करती, या इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है बाकी सारे एल्गोरिथम्स का डिसएडवांटेज नहीं है, ये सिर्फ डिसएडवांटेज है एक ही एल्गोरिथम का, दैट इज दी FCFS एल्गोरिथम। बाकी एल्गोरिथम्स में ये प्रॉब्लम या ये इफेक्ट नहीं होता। तो आप यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। सो इट हैपन्स इन दी FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये जो इफेक्ट की हमने बात की है सिर्फ FCFS में होती है, बाकी किसी भी एल्गोरिथम में ये इफेक्ट नहीं आता। तो जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, इस डेफिनेशन को देख रहे हैं, तो साथ में हम एक एग्जांपल जरूर देंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब भी आप किसी भी चीज की डेफिनेशन देंगे यू विल ट्राई कि यू विल गिव मैक्सिमम एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। तो जितने एग्जाम्पल आप किसी भी डेफिनेशन के साथ दे सकते हैं दैट इज वेरी गुड टू सपोर्ट दी आंसर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप टू सपोर्ट दी कॉन्वॉय इफेक्ट। तो हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी आप भी छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। दो अलग अलग चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही चार्ट में शो किया है केस 1 और केस 2 यूज करके, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, बर्स्ट टाइम सेम ही रहेगा। तो इसके लिए आप अलग अलग डायग्राम्स भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में देखा था, या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक ही चार्ट में केस 1 और केस 2 यूज करके भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें केस 1 की, यहाँ पे बात करें केस 2 की, तो केस 1 की बात करें, केस 1 में हम देख सकते हैं अराइवल टाइम 0 है P1 का, तो सबसे पहले चलेगा P1, फिर उसके बाद P2, फिर P3, क्योंकि हम FCFS ऑर्डर में चला रहे हैं। तो अराइवल टाइम देखें सबसे कम है P1 का, तो सबसे पहले P1 चलेगा, फिर P2, फिर P3। तो गैंट चार्ट आप इजिली बना सकते हैं इसका। तो दिस इज दी गैंट चार्ट फॉर केस 1। इसी तरीके से आप केस 2 के लिए बनाएंगे। अब केस 2 में क्या डिफरेंस आया है, केस 2 में अराइवल टाइम अगर हम देखें पहले है P2 और P3 का, अब दोनों का अराइवल टाइम सेम है, तो आप लेंगे लोअर प्रोसेस आईडी फर्स्ट, तो P2 लेंगे फिर P3 लेंगे। तो हम सबसे पहले P2 देन P3, और उसके बाद अराइवल टाइम आएगा 1 का, तो P1। तो दिस इज दी ऑर्डर, FCFS ऑर्डर जो पहले आया मीन जिसका अराइवल टाइम 0 था। तो अगर हम इसको लिखें, तो दिस इज दिस। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ शॉर्टर जॉब्स। तो अब इसके लिए पूरा कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें वेटिंग टाइम of P1, P2 and P3 and waiting time of P1, P2 and P3। तो डायरेक्टली, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप इसका पहले टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, अननेसेसरी कैलकुलेट करें, फिर वेटिंग टाइम पे आए। तो यहाँ पे हम जो भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं, बट जब न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ पे तो सिंपल हमें एक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, और खुद एग्जांपल लिया है छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल लिया है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट डायरेक्ट कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आप अवॉइड करें, चाहे आप श्योर भी हैं तब भी बेटर है आप पूरे फॉर्मूले के थ्रू उसको कैलकुलेट करें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें P1 का वेटिंग टाइम देखें, फर्स्ट गैंट चार्ट में P1 0 पे आया था और 0 पे ही चल गया, सो दैट मीन्स वेटिंग टाइम P1 का क्या हो गया 0, उसने तो कुछ इतनी देर भी वेट नहीं किया। अब फर्स्ट चार्ट में बात करें, P2 कितनी देर पे चला 20 पे, और वो अराइव कब हुआ था 1 पे, राइट। P2 चला 20 टाइम यूनिट पे और उसका अराइवल टाइम है 1, सो दैट मीन्स वेटिंग टाइम क्या हो गया 19। 20 पे चला है, 1 पे अराइव कर गया था, इसका मतलब इन 19 यूनिट उसने वेट किया। अगर P3 की बात करें, P3 चला है फर्स्ट चार्ट में आप देखें 22 टाइम यूनिट्स पे, और वो आया कब था 1 पे, तो 22 माइनस 1, सो 21। तो दिस इज दी वेटिंग टाइम। अब इसका एवरेज के लिए हम इसका सम निकालेंगे 40, and then 40 by 3 is the average waiting time.
start. So this is coming out to be approximately near 13.3, that is the average waiting time in first case. और ये फर्स्ट केस कौन सा है, जब हमारी लॉन्गर जॉब पहले चली थी और छोटी वाली जॉब्स जो है वो बाद में चले. अगर देखा जाए P1, P2 और P3 में से लॉन्गर जॉब कौन सी है, P1, और शॉर्टर जॉब्स कौन सी है, P2 और P3. तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम सेकेंड केस में. तो अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं तो P1 की बात करूं, P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा. P1 देखा जाए तो P1 को CPU मिला है 3 टाइम यूनिट पे और वो अराइव कब हुआ था, 1 टाइम यूनिट पे, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 2 टाइम यूनिट. अब P2 की बात करें तो P2 जो है अराइव हुआ था 0 टाइम यूनिट पे और उसको CPU मिला है 0 टाइम यूनिट पे, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 0. अब लास्ट में P3 की बात करें तो P3 को CPU मिला है 2 टाइम यूनिट पे और वो अराइव हुआ था 0 पे, सो दैट मीन्स 2 टाइम यूनिट. तो अगर इसका वेटिंग टाइम का सम देखें तो 4 एंड एवरेज वेटिंग टाइम देखें तो 4/3. So this is coming out to be something, this is coming out to be approximately 1.3. तो अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया बेस्ड ऑन की लॉन्गर जॉब चलती है या शॉर्टर जॉब चलती है. एंड दिस इज दी कॉन्वॉय इफेक्ट. तो जब आप कॉन्वॉय इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें साथ में एक एग्जांपल दें. चाहे आप उस एग्जांपल के लिए अलग अलग डायग्राम्स बनाएं, अलग अलग चार्ट बनाएं, या फिर ऐसे केस 1 केस 2 करके शो कर सकते हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है. और एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, डोंट कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम. बट न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, जनरली मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, तो बेटर है कि अगर आप श्योर भी हैं डायरेक्टली वेटिंग टाइम को कैलकुलेट मत करें. सो नाउ विल लुक एट द थर्ड क्वेश्चन दैट सेज इन SJF एल्गोरिथम हाउ बर्स्ट टाइम इज प्रिडिक्टेड. तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है. यहाँ पे पूछा है SJF में बर्स्ट टाइम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं. हमें पता है बर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम जैकॉब्सन एल्गोरिथम भी कहते हैं. उस फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं बर्स्ट टाइम. तो इसके लिए लर्निंग मॉड्यूल में जो आपने नोट्स बनाए थे उसको ओपन कर ले, वहां पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. बट जब यहाँ पे क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आया है और मे बी ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो सिंपल फॉर्मूला लिखना इज नॉट मोर देन इनफ. वहां पे आप उस फॉर्मूले को एटलीस्ट एक प्रोसेस के लिए या एक टाइम इंटरवल के लिए सॉल्व करके दिखाएं. तो जब आपके पास ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखते हैं. So this is the formula by which we calculate the burst time for any process. And one more thing, जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जब फॉर्मूला मेंशन करते हैं तो उन फॉर्मूला में जो टर्म्स हैं उनको जनरली स्किप कर देते हैं. एंड उससे क्या है, आपने फॉर्मूला को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया. तो यहाँ पे आपने Tn+1 लिखा है, कुछ कैपिटल में लिखा है, कुछ स्मॉल में लिखा है, तो दिस मीन समथिंग. तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको फॉर्मूला के साथ जरूर देनी है. तो विल राइट लाइक हेयर Tn+1 एंड Tn हमारे क्या होते हैं, प्रिडिक्टेड टाइम at n+1 and n, and then Tn is actual time at n, and further alpha is the स्मूथिंग फैक्टर. एंड यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी जरूर आपको मेंशन करनी है. अल्फा रेंज बिटवीन 0 to 1. नाउ दिस फॉर्मूला इज कंप्लीट. इससे पहले अगर आप सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं तो एग्जामिनर जरूर आपके मार्क्स काटेगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला मेंशन कर दिया बट उस फॉर्मूले में जो टर्म्स लिखे हैं उनका क्या मतलब है, या स्पेसिफिक कोई अगर एक कांस्टेंट आपने यूज या स्पेसिफिक अगर आपने एक कांस्टेंट यूज किया है और उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू की रेंज होती है तो वो रेंज भी आपको मेंशन करनी जरूरी है. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास 2-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए, शॉर्ट आंसर टाइप का भी है, बट आपको एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है. तो एक एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे हमने लर्निंग मॉड्यूल में क्या किया था, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो दैट वाज फॉर 5 टाइम यूनिट्स. बट 5 के लिए करना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक टाइम इंटरवल के लिए आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं या इस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू रहेगी. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल,
सो हेयर आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि प्रिडिक्टेड टाइम n इक्वल टू 1 पे और एक्चुअल टाइम एट n इक्वल टू 1 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ले ली एंड अल्फा की भी एक वैल्यू एज्यूम कर ली, दैट इज 0.5। और न्यूमेरिकल्स में जैसा मैं ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में आपको बता चुकी हूँ कि अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दी हुई तो आप एज्यूम भी करेंगे 0.5। अब यहाँ पे आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू आप ले रहे हैं 1, तो t2 इज इक्वल टू अल्फा t1 प्लस 1 माइनस अल्फा t1। सिंपली इस फॉर्मूले में हमने रखा है n की वैल्यू 1, तो प्रिडिक्टेड टाइम एट 2 बताना है, अल्फा की वैल्यू है 0.5, t1 स्मॉल t1 की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम एट n इक्वल टू 1 कितना दिया हुआ है, हमने एज्यूम किया है 4। 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.5 इज 0.5 एंड कैपिटल T1 का मतलब क्या होगा, प्रिडिक्टेड टाइम। तो प्रिडिक्टेड टाइम एट n इक्वल टू 1 आपने प्रिडिक्ट किया था कि वो होना चाहिए 10 टाइम यूनिट्स। सो इसकी वजह से प्रिडिक्टेड टाइम एट n इक्वल टू 2 वो क्या आ जाता है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 7 टाइम यूनिट्स। तो इस तरीके से अगर आपके पास फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के भी लिए भी आए तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो जिसमें सिर्फ आपने टाइम n इक्वल टू 2 के लिए उस फॉर्मूले को शो किया है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन दी एग्जामिनेशन। और याद रखना है जब भी आप कोई भी फॉर्मूला मेंशन करेंगे उसके साथ में हर एक टर्म जो आपने उस फॉर्मूले में यूज की है उसका क्या मतलब है, या किसी कांस्टेंट की कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू यूज कर सकते हैं उसका क्या मतलब है, वो भी जरूर मेंशन करना है। और उसको सॉल्व करो राइटिंग वन एग्जाम्पल। So now we'll look at the next question. So fourth question is, under what condition does FCFS scheduling result in the shortest possible average waiting time? तो अगेन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस कंडीशन में FCFS जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम देगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो किस कंडीशन में FCFS जो एल्गोरिथम है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम देगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल है जिसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। बट ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल टाइप के आते हैं उनको जनरली कैसे हम फिगर आउट करते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं उसको एक बार देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है FCFS विल रिजल्ट इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम। तो जनरली ऐसा ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमने डायरेक्टली इसके बारे में लर्निंग मॉड्यूल में बात नहीं की है, बट अगर आपने लर्निंग मॉड्यूल को अच्छे से समझा है तो यू कैन ईजिली आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो उनका आंसर करने के लिए यू हैव टू बी थोरो विद ऑल दी लर्निंग मॉड्यूल वीडियोज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पूछा है FCFS में एवरेज वेटिंग टाइम स्मॉलेस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि हम बात करें तो FCFS का शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम नहीं होता। एवरेज शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम किसका होता है, SJF एल्गोरिथम का। लर्निंग मॉड्यूल से हमें ये पता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम होता है SJF एल्गोरिथम का। तो इसका आंसर भी बड़ा सिंपल हो गया कि अगर FCFS एल्गोरिथम SJF के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी तो उसका भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम हो गया। और वो ऐसा कैसे बिहेव करेगी, अगर सारे प्रोसेसेस ऑर्डर में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम, मींस रेडी क्यू में ही प्रोसेसेस इस तरीके से आ रहे हैं कि उनका बर्स्ट टाइम छोटा है फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उस तरीके से क्या होगा, FCFS और SJF दोनों का जो वेटिंग टाइम होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, राइट। तो इसका आंसर देने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंसेप्ट पता हो। आपको ये बताओ शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम किसका है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम है SJF एल्गोरिथम का। इसका मतलब FCFS को कहीं ना कहीं SJF एल्गोरिथम की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और वो कैसे बिहेव करेगा, अगर फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर में जो प्रोसेसेस आ रहे हैं वो इसी ऑर्डर में आ रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी बर्स्ट टाइम इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब मेरा मतलब ये कहने का ये है, सपोज करो हमारे पास प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4, P5। इस प्रोसेसेस ये इस ऑर्डर में प्रोसेसेस जो है रेडी क्यू में आ रहे हैं एंड इनका बर्स्ट टाइम है 2 टाइम यूनिट 4, 6, 7 एंड 10। दिस इज दी बर्स्ट टाइम।
तो हम FCFS ऑर्डर में चलाएंगे फ्रॉम P1, P2, P3, P4, P5। और अगर SJF की बात करें, SJF भी क्या लेता है, शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम लेता है, तो उस केस में भी ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा है कि FCFS को शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम हमेशा आएगा, बट आपको वो सिनेरियो बताना है। तो सिनेरियो कब होगा, जब सारे प्रोसेसेस उसी ऑर्डर में आएंगे। किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग बर्स्ट टाइम में। मीन सबसे पहले जो प्रोसेस आएगा उसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होगा, फिर सो ऑन इंक्रीज करेगा। दिस इज वन केस दैट यू कैन इजिली आंसर आफ्टर लुकिंग एट द लर्निंग मॉड्यूल। बट एक और चीज है, अगर सारे प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो गया, मीन्स ऑल दीज प्रोसेसेस इज हैविंग बर्स्ट टाइम ऑफ 4 टाइम यूनिट्स। तो इस केस में भी अगर मैं बात करूं, FCFS में क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें ऑर्डर क्या होगा, P1, P2, P3, P4, P5, FCFS ये ऑर्डर है। और SJF के अकॉर्डिंग भी देखें ऑर्डर यही रहेगा, क्योंकि सबका बर्स्ट टाइम सेम है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। तो ये दो ऐसे केसेस हैं जब FCFS और SJF जो है वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसका आंसर लिखने के लिए वी विल राइट, so if all processes arrive in the ready queue according to increasing burst time, means जिसका burst time कम है फिर बड़ा है and so on, तो उस केस में भी FCFS और SJF सेम बिहेव करेगा। and next case is if all processes arrive with the same burst time, अगर burst time भी सेम होगा तब भी उन दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। तो इस केस में SJF की अगर हम फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो हमने केस 1 लिखा है दैट इज दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे SJF का ऑर्डर इज P1, P2, P3, P4 एंड P5। FCFS का भी यही ऑर्डर है। और सेकेंड केस की भी मैं बात करूं, SJF ऑर्डर में क्या होगा, स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम चलेगा। तो SJF का भी ऑर्डर इज P1, P2, P3, P4 एंड P5, जो आपका FCFS का ऑर्डर है। तो जब आपको कंसेप्चुअली कोई क्वेश्चन का आंसर देना है तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर। आप अपने कंसेप्ट्स पे क्लियर होने चाहिए कि FCFS का हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम देना है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम होता किसका है, तो उससे आपको ये पता चलेगा SJF का शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज वेटिंग टाइम होता है। तो इसका मतलब FCFS को SJF की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो वो कैसे बिहेव करेगा, या तो प्रोसेसेस उसी ऑर्डर में आए जो इंक्रीजिंग बर्स्ट टाइम का ऑर्डर है, या फिर सबका बर्स्ट टाइम सेम हो। सबका बर्स्ट टाइम सेम होगा तो SJF और FCFS में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो दिस इज हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब आपके पास कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा आप टू द पॉइंट उसका आंसर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज टाइम होता है SJF का, तो दैट मीन्स FCFS नीड टू बी बिहेव FCFS need to behave like the SJF algorithm that is possible in 2 cases, और आप ये दोनों केसेस मेंशन करेंगे। दैट इज इट। कोई एक्स्ट्रा डिटेल कंसेप्चुअल क्वेश्चन में यू विल नॉट प्रोवाइड। एक छोटा सा आपसे कंसेप्ट पूछा हुआ है जस्ट टू नो कि यू आर हाउ क्लियरली यू नो दैट कंसेप्ट। सो नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्केड्यूलिंग चैप्टर से, तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूजिंग FCFS स्केड्यूलिंग। तो FCFS बहुत ईजी है, आपके पास कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं, उनका कुछ बर्स्ट टाइम है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में अराइवल टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप एज्यूम करेंगे जो प्रोसेस आईडी कम है वो उसका अराइवल टाइम भी कम है। मीन सबसे पहले P0 आया होगा, फिर P1, फिर P2, फिर P3। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको अराइवल टाइम मेंशन नहीं किया हुआ हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। जिसका प्रोसेस आईडी कम है उसी को आपको पहले लेना है। और जैसे कि अगर आपको पास प्रायोरिटी भी नहीं दी हुई, तो जिसका प्रोसेस आईडी कम है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं कि जो प्रोसेस आईडी कम है उसी को आपको प्रेफरेंस देनी है। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक दिस टेबल, क्योंकि हमें कंप्लीशन टाइम भी लिखना है, वेटिंग टाइम भी एंड टर्न अराउंड टाइम भी। So now for solving this question, first of all we'll make a Gantt chart. तो Gantt चार्ट में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है, सारे प्रोसेसेस 0 टाइम इंटरवल पे ही आए हैं, हमने एज्यूम किया है। ऑर्डर क्या रहेगा, FCFS।
तो सबसे पहले चलेगा P0। P0 कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 to 7, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम है 7 टाइम यूनिट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट P1 चलेगा। P1 का बर्स्ट टाइम है 5, तो 7 + 5 is 12। नेक्स्ट विल रन P2। P2 का बर्स्ट टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम यूनिट्स है, सो दैट मीन्स 12 + 2 is 14। एंड लास्ट में P3 चलेगा। P3 का बर्स्ट टाइम है 9, तो 14 + 9 is 23। सो दिस इज द गैंट चार्ट फॉर FCFS। एंड अगेन वेरीफाई करने के लिए बहुत जरूरी है आप इसका सम कैलकुलेट करें। एंड सम अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज कमिंग आउट टू बी 23। डोंट मिस दिस स्टेप, कीप इट इन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है FCFS है बहुत ईजी है तो आपने ऐसा कर दिया। जनरली क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक्स सबसे ज्यादा कॉमन होती है, तो आपको ये स्टेप को स्किप नहीं करना है। चाहे FCFS में बहुत श्योर भी है तब भी आपने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट किया बर्स्ट टाइम का सम 23, एंड यहाँ पे अगर फाइनल वैल्यू देखेंगे वो भी 23 है, दैट मीन्स आपने गैंट चार्ट करेक्टली बनाया है। तो ये स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट इज यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम। सिंपली अगर हम देखें P3 कब कंप्लीट हुआ है 23 टाइम यूनिट्स पे। उसके बाद P2 कब कंप्लीट हुआ है 14 टाइम यूनिट्स पे। फिर P1 की बात करें, P1 कब कंप्लीट हुआ है 12 टाइम यूनिट्स पे। एंड P0 की बात करें, P0 कंप्लीट हुआ है 7 टाइम यूनिट्स पे। ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में हम FCFS का एक न्यूमेरिकल देख चुके हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि मैं दोबारा से सॉल्व करके शो कर रही हूँ, बट you need to do maximum practice possible for all the scheduling algorithm, especially round robin और प्रायोरिटी और SJF, इन पे ज्यादा ध्यान देना एज कम्पेयर टू दिस FCFS, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो अगर हमने बात की कंप्लीशन टाइम ऐसे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और अगर सारे प्रोसेसेस 0 टाइम इंटरवल पे आ गए तो कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम सेम हो गया, क्योंकि कंप्लीशन टाइम में अराइवल टाइम हम माइनस करते हैं वो 0 है, तो कुछ भी माइनस करेंगे और माइनस करने वाली वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स वैल्यू इज सेम। तो अगर हम बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया, सिंपली ऑल दीज वैल्यू, कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि अराइवल टाइम 0 है। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम मीन्स कंप्लीशन टाइम माइनस 0, सो दैट इज सेम एज द कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो अगर यहाँ पे हम माइनस करें टर्न अराउंड टाइम P0 के लिए क्या है 7, माइनस बर्स्ट टाइम क्या है 7, तो 7 - 7, तो वेटिंग टाइम आ गया 0। P1 की बात करें टर्न अराउंड टाइम है 12, 12 - 5 is 7। अब P2 के लिए बात करें टर्न अराउंड टाइम है 14 और बर्स्ट टाइम है 2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12। लास्ट में P3 की बात करें टर्न अराउंड टाइम है 23, बर्स्ट टाइम है 9, so this is coming out to be 14 time units. So this is the waiting time and turnaround time. इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं सम। टर्न अराउंड टाइम का भी सम कैलकुलेट करेंगे और वेटिंग टाइम का भी सम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप कैलकुलेट करें टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का सम, तो टर्न अराउंड टाइम का सम इज कमिंग आउट टू बी 56 और वेटिंग टाइम का सम इज कमिंग आउट टू बी 33। ये सम हमने क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमें इनका एवरेज निकालना है। बट एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब आपको ये न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में सॉल्व करने आए तो एटलीस्ट एक प्रोसेस के लिए आप ये वैल्यू कंप्यूट करके शो करेंगे, बाकी सब के लिए वैल्यू जो है टेबल में से रेफर हो सकती है। सो यू विल राइट फॉर प्रोसेस P0 कंप्लीशन टाइम is 7 time units, तो completion time हो गया 7 time unit। next is turn around time, so this is completion time minus arrival time। और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हमने टेबल में वो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। so this means turn around time is equal to completion time minus arrival time। completion time and arrival time। तो यहीं पे आप शॉर्ट फॉर्म्स भी जरूर मेंशन कर दें क्योंकि हमने टेबल में ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंप्लीशन टाइम इज 7
minus arrival time is 0, so turnaround time is 7. Next is waiting time. So this is turnaround time minus burst time. इसकी भी short form BT. Then next is 7 minus burst time is 7, so 0. Waiting time is 0. तो ये फॉर्मूले मेंशन करना बहुत जरूरी है for writing in examination. So this is the formula we have used in the entire table. इसके बाद you can write similarly for process P1, P2 and P3. So you can write the statement of similarly for process P1, P2 and P3. So this way you have computed the entire table. Next is you will mention thus the average turnaround time. तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम का सम इज 56 एंड दैट डिवाइड बाय 4, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर हम देखें 4 प्रोसेस है मेमोरी में, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 14. एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 14 टाइम यूनिट्स. और एक चीज और ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है टाइम मिली सेकेंड में है तो यहाँ पे मिली सेकेंड जरूर लिखना है, वरना यू कैन राइट सिंपली 14 टाइम यूनिट्स. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी मिली सेकेंड्स में कि सारे टाइम जो है मिली सेकेंड्स में दिए हुए, तो यहाँ पे आप 14 मिली सेकेंड्स लिखेंगे. यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज एवरेज वेटिंग टाइम. तो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए अगर हम वेटिंग टाइम का सम देखें 33 है एंड डिवाइड बाय 4, दैट इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस. So this is coming out to be 8.25 टाइम यूनिट्स. और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है मिली सेकेंड्स में आपको आंसर देना है तो लास्ट में आप मिली सेकेंड मेंशन करेंगे, दैट इज द यूनिट ऑफ इट. सो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द आंसर फॉर FCFS. और FCFS को जब आप या किसी भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो टेबल के साथ में कम से कम एक प्रोसेस के लिए उसको सॉल्व करके दिखाएंगे एंड देन यू कैन राइट सिमिलरली फॉर ऑल द प्रोसेस एंड द वैल्यूज इज एंटर्ड इनटू द टेबल. तो वो टेबल आप ड्रॉ कर दें. फिर फाइनली द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम. So now we'll look at the next question. Find the average waiting time and average turnaround time for executing the following processes using preemptive SJF and non-preemptive SJF. एक चीज और है, क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे दिया हुआ है आपको, वरना प्रिमिटिव SJF की जगह SRTF भी दे सकते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF. तो ऐसा भी दे सकते हैं आपको प्रीएम्प्टिव SJF, या फिर ज्यादा कॉमन क्या है कि आपको ऐसे दिया होगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF. या फिर नेक्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव SJF, तो नॉन प्रीएम्प्टिव हो सकता है नहीं भी मेंशन करे, देन टू इट इज फाइन. अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखा हुआ है तो वो नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं. ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दिया हुआ है तो उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. अगर उनको मेंशन करना है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो या तो वो लिखेंगे प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, वरना बेटर है वो ऐसे लिख देंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब है प्रीएम्प्टिव SJF. तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इट मीन्स दी सेम. तो अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखा हुआ है तो दैट मीन्स नॉन प्रीएम्प्टिव की ही बात कर रहे हैं. तो दोनों केसेस के लिए इस सेम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. तो एक एक क्वेश्चन, एक एक केस लेते हैं एंड साथ में आप वो नोट जरूर ओपन कर ले जो आपने लर्निंग मॉड्यूल में बनाए थे, तो आप इजीली रेफर कर सकते हैं उनको. तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर नॉन प्रीएम्प्टिव SJF और सिंपली SJF. दोनों में से कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे नॉन प्रीएम्प्टिव SJF लिखा था तो मैंने वो टर्म भी लिख दी, वरना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी लिखना इज मोर देन इनफ.
फिर उसके बाद विल मेक दिस टेबल, वी हैव दिस टेबल। अब हमें नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ के थ्रू इसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ गैंट चार्ट। तो यहाँ पे एक गैंट चार्ट बनाएंगे दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा होगा तो उसको हम बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसको हम बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम बात करें जीरो टाइम इंटरवल पे, तो जीरो टाइम इंटरवल पे कौन सा प्रोसेस ऑलरेडी अराइव कर चुका है? जीरो पे सिर्फ हमारे पास ऑप्शन है P3 का। अगर यहाँ पे देखें सिर्फ P3 ऐसा प्रोसेस है जो जीरो टाइम इंटरवल पे आया है, तो और कोई प्रोसेस के बारे में हम कंपेयर नहीं कर सकते, शॉर्टेस्ट जॉब नहीं देख सकते, सबसे पहले चलेगा P3। एंड क्योंकि हम नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं तो P3 बीच में इंटरप्ट नहीं होगा, वो अपने बर्स्ट टाइम जितना जरूर चलेगा। तो अगर हम बात करें P3 का बर्स्ट टाइम क्या है? 8 टाइम यूनिट। दैट मीन्स वो चल रहा है फ्रॉम 0 to 8, बीच में इंटरप्शन नहीं आएगा, चाहे छोटी जॉब भी आई हमने नहीं कंसिडर किया क्योंकि P3 ऑलरेडी रन कर रहा था। P3 अपना जो कंप्लीट है, P3 अपना टास्क जो है वो कंप्लीट जरूर करेगा। तो हमने P3 का देखा 0 से 8 तक चला। अब 8 टाइम इंटरवल तक कौन कौन से प्रोसेसेस आ चुके हैं मेमोरी में? तो अगर हम देखें 8 तक सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं क्योंकि सबका अराइवल टाइम कम है, तो 8 टाइम इंटरवल तक सारे प्रोसेसेस मेमोरी में आ चुके हैं। अब हम देखेंगे किस प्रोसेस का जॉब जो है वो शॉर्टर है। तो अगर हम बात करें P1 का बर्स्ट टाइम है 5, P2 का 13, P4 का 4 एंड P5 का 10। इनमें से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है? P4 का। तो सबसे पहले कौन सा चलेगा प्रोसेस? P4। P4 चला क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है बचे हुए प्रोसेस में, ऑलरेडी P3 कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो P4 चलेगा। P4 का बर्स्ट टाइम है 4, तो ये चला 8 से 12 टाइम यूनिट तक। फिर उसके बाद P4 के बाद नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? P1 की, क्योंकि उससे बड़ा बर्स्ट टाइम किसका है? P1 का। तो नेक्स्ट चला P1, उसका बर्स्ट टाइम है 5, तो दैट मीन्स 12 प्लस 5 तो 17। अब P1 के बाद अगर हम नेक्स्ट बारी देखें तो P1 के बाद नेक्स्ट बड़ा बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का है, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है टास्क, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। P3 के बाद नेक्स्ट बड़ा टाइम किसका है? P5 का। तो नेक्स्ट चलेगा P5, उसका बर्स्ट टाइम है 10 टाइम यूनिट्स, तो ये चलेगा 27 तक। अब P5 के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया P2 का, सो 13 टाइम यूनिट्स, सो दैट मीन्स 40। अगेन इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, तो बर्स्ट टाइम का अगर आप सम कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 40 टाइम यूनिट्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद हम टेबल में क्या लिखेंगे? कंप्लीशन टाइम, देन टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। सो नेक्स्ट अगर हम कंप्लीशन टाइम की बात करें, टर्न अराउंड टाइम, तो कंप्लीशन टाइम देखते हैं P1 का। P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? आप गैंट चार्ट में देख सकते हैं P1 कंप्लीट हो रहा है एट 17 टाइम इंटरवल। उसके बाद बात करें P2 की, तो P2 कहाँ कंप्लीट हो रहा है? एट 40 टाइम इंटरवल। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम फॉर ऑल दी अदर प्रोसेसेस। उसी तरीके से गैंट चार्ट देखें और रेफर करें। आई एम राइटिंग दोज वैल्यूज। सो दिस इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में से आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है अराइवल टाइम की वैल्यू। P1 प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं, कंप्लीशन टाइम है 17, अराइवल टाइम है 2, तो 17 माइनस 2 दैट इज कमिंग आउट टू बी 15। अब P2 के लिए बात करते हैं। P2 का कंप्लीशन टाइम है 40, अराइवल है 3, तो 40 माइनस 3 इज 37। इसी तरीके से टर्न अराउंड टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ऑल दी प्रोसेसेस, एंड देयर आफ्टर टर्न अराउंड टाइम का सम कैलकुलेट कर सकते हो। सम इज कमिंग आउट टू बी 93 टाइम यूनिट्स। तो टर्न अराउंड टाइम आपने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट वेटिंग टाइम, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तब हम ये कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम में सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है बर्स्ट टाइम। तो P1 के लिए बात करें, टर्न अराउंड टाइम है 15, बर्स्ट टाइम है 5, तो 15 माइनस 5 इज 10। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो टर्न अराउंड टाइम है 37 और बर्स्ट टाइम है 13। P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 37 और बर्स्ट टाइम है 13, तो आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वेटिंग टाइम इज 24 टाइम यूनिट्स। तो इस तरीके से P3, P4 और P5 के लिए वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो। सो दिस इज द वेटिंग टाइम। और अब इसका सम क्या होगा? इफ यू कैलकुलेट द सम, दिस इज कमिंग आउट टू बी 53 टाइम यूनिट्स।
अगेन जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है, आप एक के लिए वैल्यू प्रूफ करोगे. सो विल राइट फॉर प्रोसेस P1 व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम, जिसमें आप वो फॉर्मूला भी मेंशन करोगे. दैट इज द टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. सो इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट. एंड देन फाइनली वेटिंग टाइम, जिसपे आप मेंशन करोगे इट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस द बर्स्ट टाइम एंड इट इज कमिंग आउट टू बी व्हाट. तो जैसा हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा, आप एक प्रोसेस के लिए करके दिखाओगे. एंड ये फॉर्मूला जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हो, आप पूरे सेंटेंसेस लिख के उनके एब्रीवेशंस भी लिख रहे हो, क्योंकि ये एब्रीवेशंस हमने टेबल में यूज किए. तो एग्जामिनर को पता हो कि TAT मीन्स टर्न अराउंड टाइम या WT मीन्स वेटिंग टाइम. ये ऑब्वियस है, बट फिर भी एग्जामिनेशन में आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन जरूर करना है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. एक प्रोसेस के लिए करो एंड राइट डाउन सिमिलरली फॉर प्रोसेस P2, P3, P4 एंड P5. सो ये जो एक्सप्लेनेशन है पिछले न्यूमेरिकल में जैसे लिखी है हमने, वैसे ही आप दोबारा लिखेंगे पूरे सेंटेंसेस लिख के उनके एब्रिवेशंस. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. सो फाइनली आफ्टर डूइंग दिस यू विल राइट एवरेज waiting time. So average waiting time is what? 53 is the sum and total number of processes is 5. So this is coming out to be 10.6 time units. क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दिए हुए होंगे या फिर मिली सेकेंड दिया होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है. कौन से भी यूनिट दिए होंगे वही यूनिट्स आपको मेंशन करने हैं, वरना सिंपली यू राइट टाइम यूनिट्स. अगर कोई भी यूनिट नहीं दिए हुए तो आप सिंपली लिखो 10.6 टाइम यूनिट्स. नेक्स्ट इज द एवरेज units or millisecond. So this is the final answer. एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम. तो एग्जामिनेशन में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, टेबल ड्रॉ करना है, बट एक प्रोसेस के लिए करके दिखाना है. उसमें फुल सेंटेंसेस के साथ एब्रीवेशंस मेंशन करने हैं. एंड फाइनली एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम में यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है. तो यहीं पे जो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें जनरली जो है एग्जामिनर जो है मार्क्स काट देता है. तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है. So now we'll solve the next question. It says that CPU burst time indicate the time the process needs the CPU. दो चीजें इंडिकेट कर रहा है प्रोसेस का, जो इंडिकेट कर रहा है बर्स्ट टाइम. एंड बर्स्ट टाइम क्या होता है, दैट इज सॉरी दोबारा मैं पढ़ती हूँ मैम ये वाला. So now we'll do the next question, that is CPU burst time indicates the time the process needs the CPU. हमें ये पता है, ये burst time का सिंपल डेफिनेशन दे रहा है कि burst time का मतलब होता है कि कितना टाइम एक प्रोसेस को CPU चाहिए. So the following are the set of processes with their respective CPU burst time. और यहाँ पे explicitly mention किया है मिली सेकेंड का, तो आपको यूनिट्स में मिली सेकेंड ही लिखना है. तो तीन प्रोसेसेस हैं, उनके कुछ बर्स्ट टाइम आपको दिए हुए हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, और अलग अलग ऑर्डर दिया हुआ है. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है FCFS का. दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं आपको FCFS के थ्रू उन्हें सॉल्व करना है और एवरेज वेटिंग टाइम बताना है. और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एवरेज वेटिंग टाइम लिखा हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन ही प्रोसेस है, तो आप वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए टेबल नहीं बनाना. बट अगर आप श्योर नहीं है तो डायरेक्टली की जगह आप टेबल भी बना सकते हैं. बट क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और इसमें डायरेक्टली एवरेज वेटिंग टाइम दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डायरेक्ट कंप्यूटेशन कैसे करनी है वो एक बार देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपको देने का क्या मोटिव है वो भी देखते हैं. पार्ट 1. एंड वन मोर थिंग, जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का आंसर करते हो तो कभी कभार स्पेसिंग इतनी ज़्यादा आप नहीं छोड़ते बीच में. क्वेश्चन जो होते हैं वो एक साथ क्लस्टर हो जाते हैं. तो बेटर है, जैसे मैंने मेंशन किया है पार्ट 1 आप अलग से लिख दें. कभी कभार क्या होता है, आप ऐसे सिंपली 1 करके मेंशन कर देते हैं. इन स्टेपल करने में ये जो 1 आपने नंबरिंग की है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है. सो बेटर है आप उसको मिडिल में लिखें ऐसे पार्ट 1 करके, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले आपने दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट किए हैं. वरना अगर वो पार्ट की नंबरिंग मिस हो जाती है या हाइड हो जाती है तो एग्जामिनर को ये नहीं पता चल पाता कि आपके दो अलग अलग पार्ट हैं या फिर एक ही पार्ट है. तो इट इज इम्पोर्टेंट, अगर आप कोई पार्ट A पार्ट B भी मेंशन कर रहे हैं, या तो उसको आप मिडिल में भी मेंशन कर सकते हैं. दैट मीन्स एक्सेप्ट राइटिंग दिस, I can write it like this, part 1.
दिस इज अ नाइस वे टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन कि आप साइड में मेंशन करें सिंपल 1 इन रोमन नंबर, उससे बेटर है आप मिड में मेंशन करें दैट यू आर सॉल्विंग पार्ट 1 एंड देन यू आर सॉल्विंग पार्ट 2। सो पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेसेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे गैंट चार्ट बनाएंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। अब यहाँ पे जो अराइवल टाइम है वो आपको एक्सप्लिसिटली बताया है, जैसे फर्स्ट पार्ट में पहले P1 आया, फिर P2, फिर P3। तो सबसे पहले P1 आया, देन P2, देन P3। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 10, तो वो चलेगा 0 से 10। फिर P2 चलेगा 5 यूनिट तक, तो 10 से 15। फिर P3 के भी 5 है बर्स्ट टाइम, तो 15 से 20। और अगर हम बर्स्ट टाइम का सम कैलकुलेट करें वो भी 20 टाइम यूनिट्स है, दैट मीन्स हमने कॉम्पिटिशन करेक्ट की है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मेंशन करते हैं दी एवरेज वेटिंग टाइम। तो उसके लिए वेटिंग टाइम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि इजी न्यूमेरिकल है, एंड देन हमारे पास जो है दो पार्ट्स है सॉल्व करने के लिए, तो आपको टाइम भी यूटिलाइज करना है। तो अगर वेटिंग टाइम की मैं बात करूं P1, P2 और P3, तो जनरली अगर आप देखें P1 किस पे चला है 0 पे, मीन्स उसे मिला है CPU एट 0 टाइम इंटरवल, और उसको अराइव भी कब हुआ था 0 पे, क्योंकि हमने इमेजिन किया कि सबका अराइवल टाइम 0 है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में अराइवल टाइम अगर अलग से मेंशन नहीं किया होता तो आप एज्यूम करेंगे कि अराइवल टाइम है 0। तो P1 को मिला है 0 टाइम इंटरवल पे CPU, और उसका अराइवल टाइम भी 0 है, तो 0 माइनस 0। P1 ने कुछ भी देर वेट नहीं किया, P1 ने कुछ भी देर वेट नहीं किया, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 0। अब इस गैंट चार्ट में देखें P2 को CPU मिला है 10 टाइम यूनिट या 10 मिली सेकेंड पे CPU मिला है, और उसका अराइवल टाइम था 0। तो इसका मतलब 10 माइनस 0, उसका वेटिंग टाइम हो गया 10 मिली सेकेंड। नेक्स्ट अगर P3 की बात करें, P3 को CPU मिला है 15 पे, उसका अराइवल टाइम 0, तो 15 माइनस 0 दैट इज 15। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर लिया वेटिंग टाइम। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कुछ क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर आप श्योर नहीं हो तो आप सारी चीजें ड्रॉ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको टाइम भी सेव करना है। नेक्स्ट अगर हम सम कैलकुलेट करें, सो दिस इज 25। So average waiting time is 25 divided by 3. So this is the first case. अगर अब हम सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं। So next we are talking about part 2. पार्ट 2 की अगर हम बात करें, विल ड्रॉ सिंपली द गैंट चार्ट। तो पार्ट 2 में अगर आप देखें ऑर्डर क्या है, P2, P3 एंड P1। तो सबसे पहले चलेगा P2, फिर P3, फिर P1। तो 0 से चलेंगे। P2 का बर्स्ट टाइम अगर आप देखें, P2 का बर्स्ट टाइम है 5 टाइम यूनिट, तो 0 से 5। P3 का बर्स्ट टाइम है 5, तो 5 प्लस 5 इज 10 टाइम यूनिट्स। एंड लास्ट में P1 का बर्स्ट टाइम अगर आप देखें 10 है, तो 10 प्लस 10 इज 20 टाइम यूनिट्स। सो दिस इज सिंपल गैंट चार्ट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम P1 का, P2 का और P3 का। तो इस गैंट चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं P1 को CPU कब मिला, P1 को CPU मिला 10 पे, और वो अराइव हुआ था 0 पे। सो दैट मीन्स उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया, 10 टाइम यूनिट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे P2 को। तो P2 को CPU मिला 0 टाइम यूनिट्स पे, अराइव हुआ था वो 0 पे, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 0। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम P3 की। P3 को CPU मिला 5 टाइम यूनिट्स पे, वो अराइव हुआ था रेडी क्यू में 0 पे, तो 5 माइनस 0 इज 5। तो अगर हम सम कैलकुलेट करेंगे 15 आया। नेक्स्ट विल कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। And the average waiting time is coming out to be 15 divided by 3, that is 5. So this is simply how you will solve this question. अब एक और चीज है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डेटा को क्लस्टर करके लिखा है जस्ट टू सेव दी स्पेस, बट यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स को सॉल्व किया बाय एक्सप्लिसिटली राइटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दी मिडल।
सो इससे एग्जामिनर को भी थोड़ी सी आसानी होती है, तो आप इसका जरूर ध्यान दें। जो भी अगर एक क्वेश्चन को आप पार्ट्स में कोई भी क्वेश्चन को आप पार्ट्स पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो बेटर है उस पार्ट की जो नंबरिंग है वो साइड में ना करके मिडिल में करें, क्योंकि साइड में स्टेपलर की वजह से जनरली वो जो पार्ट का नंबर होता है वो हाइड हो जाता है। सो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। कोई भी अगर आप पार्ट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है तो आप उसको मिडिल में मेंशन करें। So this was the question. अच्छा, one more thing, why they have given this question? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको कॉन्वॉय इफेक्ट के बारे में पता चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑर्डर में आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले बड़ी जॉब को चला रहे हो, फिर छोटी छोटी जॉब्स को चला रहे हो। और सेकेंड ऑर्डर में आप क्या कर रहे हो, पहले छोटी छोटी जॉब्स को चला रहे हो, फिर बड़ी जॉब को चला रहे हो। सो मोटिव ऑफ गिविंग दिस क्वेश्चन इज टू शो यू दी कॉन्वॉय इफेक्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको कॉन्वॉय इफेक्ट के बारे में पता चल रहा है। और दूसरी चीज है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन की नंबरिंग या फिर पार्ट्स की नंबरिंग एटलीस्ट आप मिडल में करें। So now we'll look at the next question. An operating system uses the shortest remaining time first process scheduling algorithm. तो ये क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इससे आपको ये पता चल जाएगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मींस द प्रीएम्प्टिव एसजेएफ एल्गोरिथम। तो आपको अलग से मेंशन कर सकते हैं प्रीएम्प्टिव एसजेएफ या फिर दे सकते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो इसका ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मींस प्रीएम्प्टिव एसजेएफ एल्गोरिथम। तो ये आपके पास एक आपको पास एक स्केड्यूलिंग का सिचुएशन दे रखी है जिसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, उनका कुछ एग्जीक्यूशन टाइम है और कुछ अराइवल टाइम है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, एग्जीक्यूशन टाइम। बर्स्ट टाइम जनरली हर एक क्वेश्चन में यूज होता है, बट अगर एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है तो इट सिंपली मीन्स बर्स्ट टाइम ओनली। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, एग्जीक्यूशन टाइम मीन्स कितना टाइम उसको एग्जीक्यूट करना है, कितना टाइम उसको सीपीयू पे चाहिए, और बर्स्ट टाइम का मतलब भी वही होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज, एग्जीक्यूशन टाइम मीन्स दी बर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ P2 का वेटिंग टाइम पूछा है। अगेन पूरा चार्ट बना के नहीं करना हमें, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट फॉर P2। तो P2 के लिए डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक बार देख लेते हैं, और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के लिए, जिसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ एल्गोरिथम जो है वो बहुत सिंपल है, एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे, दैट विल बी गुड फॉर प्रैक्टिस। बट एसआरटीएफ की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हम एसआरटीएफ के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड देन विल कैलकुलेट व्हाट इज दी वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2, लेकिन हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूजिंग द कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम की कैलकुलेशन। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। So we'll draw this Gantt chart. So now it will start from 0. तो अब 0 किसका अराइवल टाइम है, अगर 0 पे देखें सिर्फ एक ही प्रोसेस आया है P1, तो 0 पे चलेगा P1। अब क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है तो P1 या कोई भी प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, कोई भी प्रोसेस चलेगा सिर्फ नेक्स्ट अराइवल टाइम तक। ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्या होगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और प्रीएम्प्टिव का कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। वरना जहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, दैट इज इन दी प्रीएम्प्टिव वर्जन। चाहे वो राउंड रॉबिन की मैं बात करूँ या प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव की बात करूँ, तो वहीं पे मिस्टेक होती है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आप श्योर भी हैं तब भी हर एक प्रोसेस को आप नेक्स्ट अराइवल टाइम तक ही रन करेंगे, एंड देन यू विल स्टॉप। सो P1 चलेगा नेक्स्ट अराइवल टाइम तक, दैट इज 15 टाइम यूनिट्स। और जैसे यहाँ पे 15 मेंशन किया, ये भी आप मेंशन करें 20 के बाद 15 टाइम यूनिट्स ये चल चुका है, तो कितने बचे, 5 टाइम यूनिट्स। ये भी आपको साथ में ही अपडेशन करने हैं। इस अपडेशन को अगर आप नहीं करते तो देन अगेन यू कैन मेक मिस्टेक। तो ये भी ध्यान रखना है, साथ में अपडेशन करेंगे, ये भी ध्यान रखना है साथ में आपको अपडेशन करनी है। फिर अब P1 क्योंकि रन हुआ 0 से 15, अब 15 पे देखें अराइवल टाइम P2 भी आ गया। अब ये प्रोसेसेस किस ऑर्डर में चलेंगे, ये चलेंगे इन द ऑर्डर ऑफ शॉर्टर बर्स्ट टाइम। तो हमारे पास दो प्रोसेसेस है P1 और P2,
P1 का बर्स्ट टाइम हम देखें 5 टाइम यूनिट्स है, P2 का बर्स्ट टाइम देखें 25 टाइम यूनिट्स है। तो ऑब्वियसली बात है कौन सा प्रोसेस चलेगा, P1 प्रोसेस ही चलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि कोई और प्रोसेस नहीं चल पाया है तो आप सोचेंगे बहुत ऑब्वियस है, ये काम करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस स्टेप इज नेसेसरी, वरना और क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर सकते हो। तो हम P1 को रन करेंगे, तो हम P1 को रन करेंगे फ्रॉम 15 टू 5 यूनिट्स, सो दैट इज 20 टाइम यूनिट्स। तो अब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस स्टेप इज मैंडेटरी। अब 20 टाइम यूनिट्स पे देखें कौन सा प्रोसेस है मेमोरी में। अगर देखें P3 अभी तक आया नहीं, P4 आया नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है P2 की, तो P2 चलेगा। बट P2 अपने पूरे बर्स्ट टाइम तक नहीं चलेगा, वो चलेगा सिर्फ नेक्स्ट अराइवल टाइम तक। ध्यान रखना है, कोई भी प्रोसेस चलेगा नेक्स्ट अराइवल टाइम तक। तो अगर हम P2 की बात करें, नेक्स्ट अराइवल टाइम है 30 टाइम यूनिट्स, सो दैट मीन्स ये चलेगा टिल 30 टाइम यूनिट्स। अगर 30 तक चला, ये प्रोसेस कहां से चला, 20 से लेके 30, दैट मीन्स 10 बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो दैट मीन्स P2 का 10 टाइम यूनिट कंप्लीट हो गया, इसका बच गया 15 टाइम यूनिट्स। अब यहाँ पे हमने 30 पे क्यों स्टॉप किया है, क्योंकि 30 इज द नेक्स्ट अराइवल टाइम। नेक्स्ट अराइवल टाइम देखे P3 का 30 है, तो यहाँ पे स्टॉप करना बहुत जरूरी है। नाउ यू विल नोटिस कि वाई आई एम सेइंग एंड वाई मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ इस चीज पे कि आपको नेक्स्ट अराइवल टाइम तक ही एक प्रोसेस को चलाना है, ताकि आप ये मिस्टेक अवॉइड कर सको। तो अब हमने 30 तक चलाया, अब हमारे पास 30 पे दो ऑप्शन है, P2 का और P3 का। P2 के कितने टाइम यूनिट्स बचे हैं 15, P3 के कितने बचे हैं 10। तो शॉर्टर बर्स्ट टाइम अगर हम देखें, शॉर्टर बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का। तो अब P2 प्रीएम्प्ट हो गया और नेक्स्ट अब चलेगा P3। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस लाइक दिस इज द इम्पोर्टेंस कि अगर आप कोई भी प्रोसेस को चला रहे हो तो आपको मैक्सिमम नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चला के एक बार ही रोकना है उसको। तो P3 क्या चलेगा, P3 नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चलेगा। तो नेक्स्ट अराइवल टाइम इज 45 यूनिट्स, बट अगर हम देखें P3 को सिर्फ चलने की जरूरत है 10 टाइम यूनिट के लिए, तो P3 चलेगा 10 तक, सो दैट इज 40 तक। उसके बाद P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट अराइवल टाइम तक चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास P3 चलेगा टिल 40 टाइम यूनिट्स, क्योंकि 10 के बाद उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम देखें मेमोरी में हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, सिर्फ P2 प्रोसेस है, P4 अभी तक नहीं आया, तो P2 चलेगा। बट P2 कहां तक चलेगा, P2 चलेगा सिर्फ नेक्स्ट अराइवल टाइम तक, दैट इज 45, मीन्स 5 यूनिट और चल गया। तो P2 के अब कितने बचे, 10 टाइम यूनिट्स। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, P2 का ऑप्शन है और P4 का ऑप्शन है। P2 अगर हम देखें तो 10 है उसका बर्स्ट टाइम, और P4 अगर हम देखें तो उसका बर्स्ट टाइम है 15। शॉर्टर किसका है, P2 का, तो P2 ही कंटिन्यू करेगा और P2 10 यूनिट्स के लिए और चलेगा, सो दैट मीन 55। एंड लास्ट में हमारे पास आएगा P4, वो पूरे के पूरे 15 टाइम यूनिट्स के लिए चलेगा, तो दैट मीन 70। और आपने गैंट चार्ट सही बनाया या नहीं उसको वेरीफाई जरूर करेंगे। सो व्हाट यू विल डू इज आई विल बी डिलीटिंग दिस एग्जीक्यूशन टाइम। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए शो किया है, एग्जामिनेशन में आपको ये ड्रॉ नहीं करना है। तो अगर हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 70, और 70 हमारी लास्ट वैल्यू आई है, इसका मतलब हमने गैंट चार्ट बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग टाइम। तो क्योंकि हमें एक ही प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालना है, तो हम डायरेक्टली कंप्यूट करेंगे, क्योंकि वी नीड टू सेव टाइम इन द एग्जामिनेशन। कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसके लिए टाइम सेव करना बहुत जरूरी है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे P2 के लिए। तो वेटिंग टाइम की हम बात करें तो P2 जो है दो जगह पे रन कर रहा है। सबसे पहले रन किया है बिटवीन 20 टू 30, और दूसरी बार रन किया है बिटवीन 40 टू 55। बीच में वो डिस्टिंक्शन मैंने जरूर शो की है, दैट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, बट आइडियली देखें तो P2 रन किया है फ्रॉम 40 टू 55। तो दोनों का वेटिंग टाइम अलग से हम देखते हैं। पहली बार जब P2 चला वो कितने पे चला, उसको CPU मिला 20 टाइम यूनिट पे, और उसका अराइवल टाइम अगर हम देखें
तो P2 का अराइवल टाइम कितना है 15 टाइम यूनिट्स। तो इसके मतलब है उसने वेट कितनी देर किया है, उसको CPU मिला 20 टाइम यूनिट पे, उसका अराइवल टाइम था 15, तो इसका मतलब उसने वेट किया 5 टाइम यूनिट्स। सो दैट इज पहले P2 का जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सर्कल में मार्क किया है, पहले सर्कल का जो वेटिंग टाइम है वो कितना होगा, उसको CPU मिला है 20 टाइम यूनिट्स पे और वो रेडी क्यू में आया है 15 पे। सो उसने मतलब 5 टाइम यूनिट वेट किया है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो सर्कल मैंने मार्क किया है P2 जब नेक्स्ट बारी चला है उसको CPU कब मिला है 40 पे, और उसने CPU कब छोड़ा था 30 पे। सो दैट मीन्स 40 माइनस 30। अब ये मैंने वैल्यू कैसे लिखी है, P2 जो नेक्स्ट चला है दैट इज एट 40 टाइम इंटरवल। तो 40 पे उसको CPU दोबारा मिला है, बट उसने CPU छोड़ा कब था 30 टाइम यूनिट पे। इसका मतलब इन बिटवीन 30 टू 40 उसने अगेन वेट किया है। तो 40 से 30 के बीच में उसने वेट किया है, तो वो वेटिंग टाइम भी हम जरूर जोड़ेंगे। अब क्या है, वापस से ना अराइवल टाइम को माइनस नहीं करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस वाले वेटिंग टाइम में भी अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं। एक बार हमने अराइवल टाइम को माइनस कर दिया तो इसका मतलब हमने अराइवल टाइम को कंसिडर कर लिया। स्टार्टिंग में उसको CPU मिला था 20 पे और वो रेडी क्यू में आया 15 पे, तो इसका मतलब हमने अराइवल टाइम को कंसिडर कर लिया, उसको वापस से हमें कंसिडर नहीं करना। तो हमने P2 का अगर फर्स्ट टाइम में देखा 20 पे उसे CPU मिला है, अराइवल टाइम है 15, मीन्स 5 देर उसने वेट कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने कितनी देर वेट किए वो हमने कैसे कंप्यूट किया, 40 पे उसको दोबारा CPU मिला है और पहली बार उसने CPU कब छोड़ा था 30 पे। तो दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है 40 से 30 के बीच में वो वेट कर रहा था। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 and 10 and 15. So waiting time of P2 is 15. अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज करें। तो फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स चीज, अगर आपको ये जो चीज मैंने करके दिखाई आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे दिस इज द इजिएस्ट वे पॉसिबल for solving such type of question. Varna what you can do is you can write this formula. So for waiting time of P2 we are doing all these things. तो सबसे पहले हम बात करेंगे completion time। तो यहाँ पे देखिए completion time of P2 कितना है, लास्ट में वो कब कंप्लीट हुआ है at 55। तो 55 है उसका completion time। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हो गया कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 55 है कंप्लीशन टाइम माइनस उसका अराइवल टाइम है 15। P2 का अराइवल टाइम देखेंगे तो वो 15 आ रहा है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 40 टाइम यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या आ रहा है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो दैट मीन्स टर्न अराउंड टाइम है 40 और P2 का अगर हम बर्स्ट टाइम देखें मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम देखें तो 25 है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 15। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट मेथड क्लियर नहीं हुआ, बट फर्स्ट मेथड इज वेरी ऑब्वियस। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से करने के लिए तो आपको ये भी ऑब्वियस लगेगा। बट अगर आपके क्वेश्चन में बार बार मिस्टेक हो रही है तो डोंट गो फॉर द फर्स्ट मेथड, डायरेक्टली सेकंड मेथड में आप फॉर्मूला यूज करें। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट इट इज नॉट अ वेरी ह्यूज टाइम। तो वी कैन टेक दिस मच टाइम इन द एग्जामिनेशन। तो आप वेटिंग टाइम को सेकंड मेथड की तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं।